देखिए कहाँ थे हम। सेक्शन हमने 3 पढ़ा, तो 3 के बाद में हमने सेक्शन 4 पढ़ा। सेक्शन 3 में पीओ का लाभ जो दिया जा रहा है उसके लिए शर्त क्या है कि कुछ सेक्शंस के ऑफेंस दिए गए हैं जिसमें सेक्शन 379, 380, 381, 404 या वो अपराध जो 2 वर्ष के कम से कारावास से दंडनीय। इन मामलों में मजिस्ट्रेट क्या देखेगा? अपराध की प्रकृति, परिस्थितियां, अभियुक्त की आयु और उसका प्रीवियस कंडक्ट यानी पूर्ववर्त। इसको देखने के बाद अगर उसे लगता है कि दोष सिद्धि की बजाय क्या करना चाहिए तो वो बरसना पर छोड़ देगा। दंडादेश की बजाय बरसना पर उसे छोड़ देगा, यानी चेतावनी देकर के उसको छोड़ देगा। बस शर्त ये है कि इसका प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। फिर सेक्शन 4, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में ये दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति जिसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं, और यही सारी बातें अपराध की प्रकृति, परिस्थितियां, अभियुक्त का उम्र, उसका प्रीवियस कंडक्ट, ये सारी बात देखने के बाद दोष सिद्धि के पश्चात कोर्ट को लगता है कि मामला सजा ना दे करके उसे परवीक्षा, सदाचार की परवीक्षा पर क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। सदाचार की परवीक्षा 3 साल तक की ले सकता है और उससे इसके लिए वो परवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को मंगवा सकता है और उस पर विचार कर सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं। जिस व्यक्ति को परवीक्षा का लाभ दिया गया है उसे किसी परवीक्षा अधिकारी के सुपरविजन में भी रख सकता है और शर्तें इम्पोज कर सकता है कि वो परवीक्षा अधिकारी के पास में उपस्थित होगा और उसके क्या बोलते हैं सुपरविजन में रहेगा। अब देखो, ये आदमी जिसको सरकार ने मेहनत की है, सजा करवाई, और कोर्ट क्या कर रहा है कि जा जी ले जिंदगी। कोर्ट क्या कर रहा है कि जा जी ले जिंदगी। अब ये आदमी जिंदगी जीने जा रहा है सजा के बजाय, तो केस किसने लड़ा? किसने लड़ा? सरकार ने लड़ा कि नहीं लड़ा? परिवादी है तो परिवादी ने लड़ा, लड़ा कि नहीं लड़ा? और कोर्ट क्या कह रहा है कि जा, इधर तो खर्चा हो गया, उधर जा। नहीं, या किसी मामले में पीड़ित को कंपेसेशन की जरूरत है तो उसे कंपेसेशन दिलाया जाना चाहिए। जैसे मान लो, ठीक है, 323 का कोई मामला है, चोट लगी हुई है, इलाज करवाया है और आप पीओ का लाभ दे रहे हो, तो एक्सीडेंट का कोई मामला है, चोट लगी हुई है, कंपेसेशन दिलवा रहे हो, पीओ का लाभ दे रहे हो, तो अब देखो सजा के बाद में इधर 2 पक्ष भी खड़े हुए हैं। कौन से? एक तो अभियोजन जिसने खर्चा करके सजा करवाया है, और दूसरा पीड़ित। अब सजा में तो क्या होता है? जुर्माना करता है, और उस जुर्माने में से सेक्शन 357 में क्या कर दिया जाता है? इन दोनों को बांट दिया जाता है। आगे बात समझ? जहां सजा करता है वहां तो क्या करता है? जुर्माना करता है। जुर्माने में से जो पैसे आते हैं उनको क्या डिस्पोज किया जाता है? या प्रोसिक्यूशन कॉस्ट में, जहां किसी को कंपेसेशन दिलाना होता है वहां कंपेसेशन दिला देता है। लेकिन यहां तो जुर्माना भी नहीं कर सकता, क्योंकि जुर्माना भी क्या है? सजा होती है।
जुर्माना भी नहीं कर सकता, केवल छोड़ देता है। तो ये दो आदमी क्या करे जो यहाँ बैठे देख रहे हैं कोर्ट की तरफ, इनके लिए सेक्शन 5 बनाएंगे कि फिर कोर्ट जब उसे पीओ का लाभ ले रहा है तो सेक्शन 5 में प्रतिकर ले रहा है? सेक्शन 5 में क्या कर रहा है? प्रतिकर। किससे? अक्यूज से। और उस का क्या करेगा सेक्शन 5 वाले प्रतिकर का? ये जो दो आदमी बैठे हैं, कौन कौन से? प्रोसिक्यूशन और पीड़ित। प्रोसिक्यूशन की कोस्ट कराएगा, और अगर पीड़ित है तो पीड़ित को उसमें से कंपेंसेशन देगा, प्रतिकर देगा। आगे बात समझ में? तो सेक्शन 5 में किस चीज के लिए प्रोविजन किया गया? प्रतिकर के लिए प्रोविजन किया गया है ना, कि देखो 3 और 4 के दिन अपराधी को छोड़ने का निर्देश देने वाला न्यायालय ठीक समझता है तो उस समय तक अतिरिक्त आदेश दे सकता है कि निम्नलिखित संदत करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए। पहला, अपराध किए जाने से किसी व्यक्ति को हुई हानि या क्षति का इतना प्रतिकर जितना न्यायालय उचित समझे। और दूसरा, कार्रवाई के इतने खर्चे जो न्यायालय युक्त समझे। दो चीजें हो गई, प्रोसिक्यूशन कॉस्ट, और दूसरा नहीं, प्रोसिक्यूशन कॉस्ट कार्रवाई के खर्चे हो गए, और दूसरा जो पीड़ित है उसको कंपेंसेशन। उपधारा 1 के अधीन संदत की जाने वाली रकम 87 के उपबंधों के अधीन जुर्माने के रूप में क्या की जाएगी? वसूल की जाएगी। ये पुरानी सीआरपीसी का है 386-87। नई में तो कौन सा है? 420-21, 421 है ना। उपधारा उसी मामले में अपराधी अभियोजित किया गया पैदा होने वाले वाद का विचार करने वाले सिविल न्यायालय नुकसानी दिलाने में किसी भी रकम को गणना करेगा, तो इसको क्या किया जाएगा? उसमें से सेट ऑफ किया जाएगा। फिर सेक्शन 6, सर ये जो पुराना सीआरपीसी का 386 का परिस्थिति 357 लिख सकते हैं? 57 नहीं है, जुर्माने की वसूली का प्रोविजन है 421 में जो दे रखा है ना, 20 और 21 में, वो है ना। फिर आता है 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का। देखो इन्होंने ये कहा कि 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति सेक्शन 3 और 4 के क्राइटेरिया में आ रहा है, तो सबसे पहले कोर्ट की ड्यूटी है कि उसे क्या किया जाए? पीओ का लाभ दिया जाए। मैंडेटरी प्रोविजन बनाती है कि पीओ का लाभ देना क्या है? मैंडेटरी है। केवल एक्सेप्शनल कंडीशन में अगर कोर्ट को लगता है नहीं दिया जाना चाहिए तो वो अपना कारण लिखने के बाद में मना कर सकते। आगे बात समझ। तो विधायिका का आशय क्या है सेक्शन 6 को बनाने का? कि भाई देखो, जो व्यक्ति है, नया बच्चा है, और नए बच्चे को अगर आप उसके कैरियर का शुरुआती दौर है और अपराध के लिए उसे जेल में डाल दोगे तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए 21 वर्ष का व्यक्ति जहां तक इस क्राइटेरिया में आ रहा है, क्योंकि कैरियर की एज भी यही होती है, और इसी एज में आपने उसे जेल भेज दिया तो फिर क्या बच गया? फिर तो लावारिस पिक्चर का अमिताभ बच्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं। तो फिर अमिताभ बच्चन बनाने से बजाय उसे पीओ का लाभ दे दिया जाए जिससे वो अपना कैरियर बना सके। तो सेक्शन 6 में 21, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंडेटरी है कि कंप्लायंस करना जरूरी है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं, कि ये भाई साहब तो खतरनाक है, ये कैरियर क्या बनाएंगे, ये तो भाई बनेंगे, नई गैंग ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए इसको छोड़ने के बजाय जेल में रहना ही क्या है ज्यादा ठीक है। तो वो अपने कारण लिखने के बाद में वो करेगा। तो देखिए, जब 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति कारावास में, किंतु आजीवन कारावास में नहीं है, दंडनीय कोई अपराध के दोषी पाया जाता है तो वह न्यायालय जो दोषी पाता है कारावास के लिए तब तक दंडित नहीं करेगा जब तक समाधान नहीं हो जाता कि मामले की परिस्थिति जिसके अंतर्गत अपराध की प्रकृति, अपराधी का चरित्र ध्यान में रखते हुए वांछनीय होगा कि धारा 3 और 4 के अधीन व्यवहार किया जाए।
न्यायालय अपराधी को कारावास का दंड देगा तो वैसा करने के अपने कारण क्या करेगा, अभिलिखित करेगा। जहां तक हो सके सेक्शन 21 साल से कम वाले को पीओ का लाभ दिया, नहीं दे रहा है तो फिर अपने कारण लिखना क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। यदि समाधान करने के प्रयोजनों के लिए की क्या उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराधी धारा होगी, न्यायालय परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मांगने, रिपोर्ट यदि कोई है अपराधी का चरित्र, शारीरिक मानसिक दशा के संबंध में प्राप्त अन्य जानकारी पर क्या करेगा, विचार करेगा। सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है। आजकल ये 7 वाला क्वेश्चन पूछने लगा है कि परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट जो होती है उसको अक्यूज को बताया जा सकता है क्या, दिखाया जा सकता है। तो परीक्षा अधिकारी की जो रिपोर्ट होती है वो गोपनीय होती है, लेकिन अक्यूज को उसका सार जरूर बताया जाता है कि भाई देख तुम्हारे खिलाफ ये रिपोर्ट आई है, अब बताओ तुम्हें क्या कहना है। रिपोर्ट दिखाई नहीं जाती, रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी जाती, लेकिन अक्यूज को भी तो सुनेंगे। जैसे मान ले राम सिंह आया है यहाँ पर, कोई मेरे को ये कह करके गया कि राम सिंह ये करता है, लेकिन मेरे लिए मत बताना, आप अपने हिसाब से बात कर लेना। तो मैं राम सिंह को ये कहूंगा कि भाई राम सिंह देख तेरे खिलाफ ये बात आई है। वो कहा सर किसने कहा, वो कहा ये तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन अब तेरे को क्या कहना है, तो एक्सप्लेनेशन तो लेंगे ना। तो सेक्शन 7 समझ में आ रहा है कि 7 में ये है कि परीक्षा के अधिकारी की रिपोर्ट तो गोपनीय होगी, वो तो डिस्क्लोज नहीं होगी, लेकिन उसकी रिपोर्ट में जो बात आई है उसका एक्सप्लेनेशन तो किससे लिया जाएगा, अपराधी से लिया जाएगा। भाई देख तेरे खिलाफ ये बात आई है कि तू ये काम करता है, आगे। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन लेने के लिए सेक्शन 7 में परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को किसे बताया जाता है, अक्यूज को। फिर देखिए सेक्शन 8 कि परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में शर्तों में क्या है, फेरफार। अब देखो परीक्षा अधिकारी की शर्तों पर फेरफार कौन कर सकता है, परीक्षा की शर्तों का। भाई जो व्यक्ति पीओ का लाभ दिया गया, पीओ को देने के बाद किसके सुपरविजन में छोड़ दिया गया, परीक्षा अधिकारी के, प्रोटेक्शन ऑफिसर के। और परीक्षा अधिकारी की जो रिपोर्ट है उसके बाद में परीक्षा अधिकारी कोर्ट से आवेदन करता है कि साहब इसकी जो शर्तें हैं सुपरविजन करने में ये दिक्कत आ रही है, तो इसकी शर्तों में क्या कर दिया जाए, फेरफार कर दिया जाए। कोर्ट को लगता है उसकी बात सही है तो वो उनमें फेरफार कर सकता है। देखिए यदि किसी परीक्षा अधिकारी के आवेदन पर न्यायालय को जिसने अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन पारित किया गया ये राय है कि अपराधी को दिए गए बंद पत्र की शर्तों में आवेदन कौन करेगा, सेक्शन 8 में प्रोटेक्शन ऑफिसर करता है, ध्यान रखना कि परीक्षा अधिकारी के आवेदन पर, समझ गए, अपने जनता के हितों में समीचीन समझता है तो वह कालावधि के दौरान जो बंद पत्र प्रभावी है किसी समय अवधि को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि वो 3 वर्ष से अधिक हो जाए, और शर्तों में परिवर्तन करके अतिरिक्त शर्तें अंत स्थापित करके बंद पत्र में फेरफार कर सकता है। परंतु फेरफार अपराधी बंद पत्र में वर्णित प्रतिभू और प्रतिभूओं की सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। यदि कोई प्रतिभू अगर फेरफार होने के बाद में ये कहता है कि साहब आगे अपनी गारंटी नहीं है, तो उसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, और अपराधी को ये कहेगा कि भाई आप नया प्रतिभू क्या करो, पेश करो। और अगर नहीं पेश करता है तो न्यायालय उसे अपराध के लिए क्या करेगा, दंडित करेगा और दोष सिद्ध करेगा, आगे काम करेगा। देखो सेकंड में यदि प्रतिभू 1 के अधीन दिए जा रहे प्रस्तावित किसी फेरफार से सहमत न इनकार करे तो न्यायालय अपराधी को नया बंद पत्र देने की अपेक्षा करेगा, और अपराधी वैसा करने से इनकार करता है, असफल रहता है तो न्यायालय उस अपराध के लिए दंडित कर सकेगा कि वह दोषी पाया जाए। इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात में होते हुए यदि अपराध का कोई अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया, परीक्षा अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर समाधान हो जाता है कि अपराधी का आचरण ऐसा रहा है
कि आगे प्रविष्या करना अनावश्यक है तो उसके द्वारा दिए गए बंद पत्र पर उसे उन्मोचित किया जा सकता है। सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेंस में बहुत पूछा जाता है। जहां पर भी प्रैक्टिकल पेपर बनता है सेक्शन 9 को बहुत पूछा जाता है कि जिन शर्तों पर परीक्षा दी गई है उन शर्तों का अगर वोलेशन करता है तो क्या किया जाएगा। तो उसके खिलाफ सम्मान वारंट इशू करके बुलवाएंगे, सजा देंगे, या फिर 25 रुपए तक का जुर्माना लगे, क्योंकि 58 का है ना एक्ट किसका, 58 में 25 रुपए छोटी रकम थी या बड़ी रकम थी। तो देखिए यदि उस न्यायालय, हाँ हाँ सॉरी 50 रुपए का, तो 50 रुपए भी उस वक्त 58 में तो बड़ी रकम थी कि नहीं थी। यदि न्यायालय के पास जो अपराधी के संबंध में धारा 4 के दिन आदेश पारित किया गया है, किसी न्यायालय के पास जो अपराधी के बाबत मूल अपराध पे कार्रवाई कर सकता है प्रविष्याधिकारी की रिपोर्ट पर, या अन्यथा विश्वास करने का कारण कि अपराधी अपने द्वारा किए गए बंद पत्र और बंद पत्र की शर्तों में किसी का अनुपालन करने में असफल हुआ है, तो वह उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। और यदि ठीक समझता है तो प्रतिभूति, और यदि कोई हो नया नाम सम्मन निकाल सकेगा, उससे या उसमें से यह अपेक्षा की जाएगी कि उस सम्मन जो सम्मनों में निर्दिष्ट है उसके समक्ष उपस्थित हो। न्यायालय जिसके समक्ष अपराधी इस प्रकार लाया गया है उपस्थित होता है, या तो मामले की समाप्ति के लिए अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित कर सकेगा, या उस तारीख को जो वह सुनवाई के लिए नियत करे उपस्थित होने के लिए उसे प्रतिभूत सहित या बिना जमानत मंजूर कर सकेगा। यदि मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपराधी अपने द्वारा किए गए बंद पत्र की शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल है, तो वह तत्काल मूल अपराध के लिए क्या करेगा, दंडित करेगा। फिर बीच में क्या दे रखा है, या, और नहीं है, या तो मूल दंड देगा या फिर जुर्माना लगा सकता है, जो कितना हो सकता है, 50 रुपए तक का हो सकता है। और जो जुर्माना लगा है अगर वो नियत अवधि में जमा नहीं कराता है तो मूल दंड के, अपराध के दंड के लिए क्या करेगा, दंडित करेगा। वे 58 में तो 50 रुपए भी तो काफी सारे थे। फिर देखो सेक्शन 11 के अंतर्गत ये बताया गया है कि पीओ का लाभ ट्रायल कोर्ट तो दे ही सकता है। पीओ देखो पहले क्या होता है, कन्विक्शन, कन्विक्शन के बाद में पीओ, या तो पीओ फिर या सजा। अपील किसकी होती है, या तो दंडादेश की होती है, या दोष मुक्ति की होती है, या कम सजा की होती है। अपील और रिवीजन किसकी होती है, आगे। अब ये जो पीओ का लाभ दिया गया है या नहीं दिया गया है, आगे बात समझ में, तो यानी पीओ कम सजा है, नहीं है कि नहीं है। और यह मान लो कि कोर्ट दंडादेश के बाद में पीओ का लाभ नहीं देता है, तो इसके खिलाफ हम कहां जाएंगे, अपील और रिवीजन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अपील और रिवीजन कोर्ट क्या कर सकता है कि अगर पीओ का लाभ नहीं दिया है तो पीओ का लाभ दे सकता है, नहीं, और पीओ का लाभ दे दिया है तो पीओ को कैंसिल करके दंडादेश कर सकता है। आगे बात समझ में, तो सॉरी दंडादेश नहीं है, सॉरी दोष सिद्धि। अपील किसकी होगी, दोष सिद्धि।
फिर दंडादेश नहीं है। दोष सिद्धि या दोष मुक्ति या सजा की, जो भी सजा में कौन सी, अगर कम सजा दी है तो ज्यादा सजा दिलाने की, तो अपील कोर्ट ये सारे काम कर सकता है। यानी अपील कोर्ट भी जहां पीओ नहीं दी गई है वहां पीओ का लाभ दे सकता है, और जहां पीओ दे दी गई है वहां पीओ को कैंसिल करके और अपराध के लिए दंडादेश कर सकता। ये कहां दे रखा है, सेक्शन 11 में दिया हुआ है, सेक्शन 11 के अंतर्गत दिया हुआ है। देखिए, संहिता में या अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन अपराधी का विचारण और कारावास से दंडित करने के लिए सशक्त न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में जब भी मामला उसके समक्ष अपील या पुनरीक्षण में आ जाए, संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए जहां 3-4 के दिन आदेश अपराधी का विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा दिया जाता है, वहां अपील उस न्यायालय द्वारा दी जा सकती है जिसे पूर्ववर्ती न्यायालय दंडादेश की अपील क्या होती है, मामूली तौर पर होती है। किसी मामले में जहां 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अपराध का दोषी पाया जाता है और न्यायालय दोषी पाया जाता है, उसके संबंध में 3-4 के दिन कार्रवाई करने से इनकार कर देता है, उसके विरुद्ध जुर्माने सहित या बिना कारावास का दंडादेश पारित करता है, जिसकी कोई अपील नहीं हो सकती या नहीं की जा सकती, संहिता या अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए न्यायालय पूर्ववर्ती न्यायालय के दंडादेश से अपील मामूली तौर पर की जाती है, या तो स्वयं प्रेरणा से सिद्धोष व्यक्ति परिवीक्षा अधिकारी या उसकी ओर से आवेदन किए जाने पर मामले के अभिलेख मंगा सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा ठीक समझे। जब अपराधी के संबंध में 3 और 4 के दिन आदेश दिया जाता है, तब अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश को अपास कर सकेगा और उसके बदले में अपराधी के बाबत विधि के अनुसार दंडादेश पारित करेगा। अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय पुनरीक्षण करते हुए उससे अधिक दंड नहीं देगा जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है जिसके लिए अपराधी क्या हुआ है, दोष सिद्ध हुआ है। सेक्शन 12 इंपोर्टेंट है। सेक्शन 12 में ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को 3 और 4 में पीओ का लाभ दे दिया उसकी दोष सिद्धि हो जाए। दोष सिद्धि के बाद में अहर तो हो जाता है व्यक्ति, कई चीजों के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जैसे मान लो किसी की कन्विक्शन हो रखा है तो उस व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं लगती। दिक्कत आती है कि नहीं आती, पासपोर्ट बनने में भी दिक्कत आती है, काफी जगह दिक्कत आती है कि नहीं आती, भाई कई जगह क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है तभी लिया जाता है। तो अगर सेक्शन 3 और 4 में, भाई आपने क्या पढ़ा सेक्शन 6 में कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ दिया जाएगा, कि भाई वो उसका कैरियर बना रहा है और उसी अगर में हम उसे जेल में डाल देंगे तो काहे का कैरियर बनेगा। अब हम उसे दोष सिद्ध कर दिया और उसे छोड़ दिया कि जा, अब वो कैरियर बनाने जहां जा रहा है वो अपने कागज लेके जाता है, वो कहे यार तेरा तो कन्विक्शन है, तेरे को हम नौकरी नहीं दे सकते। इसलिए सेक्शन 12 में ये प्रोविजन कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति को क्या किया गया है, कन्विक्शन करने के बाद पीओ का लाभ दिया गया है, तो कन्विक्शन की वजह से डिसेबिलिटी जो आ जाती है वो समाप्त हो जाएगी। कन्विक्शन के बाद में भी अगर पीओ का लाभ दिया है तो डिसेबिलिटी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो क्या मेन रीजन क्या है, भाई हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी में जा रहे हैं और अगर उससे हम डिस्क्वालीफाई करेंगे किससे, कन्विक्शन से, तो फिर पीओ का लाभ का मतलब ही क्या हुआ, भाई फिर पीओ के लाभ देने का मतलब ही क्या रहा, समझ गए। फिर 12 में, फिर सेक्शन 13 में परिवीक्षा अधिकारी दिया हुआ है कि परिवीक्षा अधिकारी कौन होगा। तो परिवीक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, राज्य सरकार उसके रूप में मान्यता प्राप्त। वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस नियमित मान्यता प्राप्त सोसाइटी के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध किया गया है। साधारण मामलों अन्य व्यक्ति होगा जो न्यायालय की राय में मामले की विशेष परिस्थितियों में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए योग्य है और जिला कलेक्टर के द्वारा नामित व्यक्ति को परिवीक्षा अधिकारी अपॉइंट किया जा सकता है।
और जो भी परिवीक्षा अधिकारी है वो उस जिले में जिसमें अपॉइंट है, जिस कलेक्टर के नियंत्रणाधीन है, उसमें अपने पूरे पावर एक्सरसाइज कर सकता है। फिर परिवीक्षा अधिकारी की ड्यूटी दी हुई है कि परिवीक्षा अधिकारी क्या करेगा। भाई पहले तो भाई परिवीक्षा में क्या है, अपराधी है, अपराधी की आयु और पूर्ववर्त, दो चीजें हैं कि नहीं। तो आयु तो कोर्ट के सामने आ जाएगी, और अपराधी किस टाइप का है ये कैसे पता चलेगा कोर्ट को। कई अपराधी क्रिमिनल इतने भयंकर होते हैं कि इतने मासूम लगते हैं कि उनको देख करके लगता है कि बने ही यही मासूमियत के लिए। तो परिवीक्षा अधिकारी उनकी सोशल रिपोर्ट तैयार करके लाता है ना। सेक्शन 4 के 2 में पढ़ा है ना आपने, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को विचार करेगा। तो वो जो ये पूर्ववर्त है, प्रीवियस कंडक्ट है, अपराध की परिस्थितियां हैं, इनकी जांच करके एक रिपोर्ट तैयार करता है। ये परिवीक्षा अधिकारी की पहली ड्यूटी है। तो देखिए सेक्शन 14 के फर्स्ट में, किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति की परिस्थिति, घर के माहौल की जांच, उसके संबंध में कार्य करने में सबसे उपयुक्त पद्धति अवधारित करते हुए न्यायालय की सहायता की दृष्टि से न्यायालय के निर्देशों के अनुसार करेगा और न्यायालय को क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। पर्यवेक्षणाधीन और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए अन्य व्यक्तियों का पर्यवेक्षण करेगा, जहां आवश्यक हो नियोजन ढूंढने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जो सुपरविजन में छोड़े हुए नौकरी लगवाएगा। न्यायालय द्वारा आदेश प्रतिकर और खर्चों के संदाय में अपराधी को सलाह और सहायता देगा। और 4 में वो व्यक्ति छोड़ा गया है, सलाह और सहायता देगा, अन्य कर्तव्य जो बताए जाएं वो करेगा। और पर्यवेक्षण अधिकारी क्या होगा, तो प्रोबेशन एक्ट में देखो सबसे पहले सेक्शन 3 में भर्सना पर छोड़ा जा रहा है। कुछ अपराध दिए हुए हैं, कौन कौन से, 379, 380, 381, 404 और 40, और 2 वर्ष से कम वालों में प्रीवियस कंडक्ट दोष सिद्धि नहीं है, अपराधी की आयु, प्रीवियस करेक्टर उसका, और उसके अलावा अपराध की परिस्थिति और अपराध की नेचर, इनको ध्यान में रखते हुए बरसना पर छोड़ दीजिए। 4 में 3 वर्ष तक के सदाचार पर छोड़ दिया जाता है, मृत्यु और आजीवन कारावास के मामलों को छोड़कर। ठीक है, और वही अपराधी की आयु, पूर्ववर्त, अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा। सेक्शन 5 में हम उससे प्रतिकर या संदाय प्राप्त करते हैं 2 चीजों के लिए अक्यूज से। कौन कौन से? पहला प्रोसिक्यूशन कॉस्ट, और दूसरा अगर पीड़ित को कंपेसेशन हुआ है तो कंपेसेशन दिलाने के लिए। और वसूली सीआरपीसी में जो सेक्शन 420 और 21 में प्रोविजन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग की जाए। फिर सेक्शन 6 में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को क्या नहीं किया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी, जहां तक हो सके परिवीक्षा का लाभ दिया जाएगा, और अन्यथा उसे क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ये प्रोविजन कहां दे रखा है, सेक्शन 6 के अंतर्गत दे रखा है। 7 में दे रखा है परिवीक्षा अधिकारी की जो रिपोर्ट है वो क्या होगी, गोपनीय होगी, लेकिन अभियुक्त को उसका सार बताया जा सकता है। फिर सेक्शन 8 में परिवीक्षा की शर्तों में क्या किया जा सकता है, फेरफार किया जाता है, लेकिन किसके आवेदन पर, परिवीक्षा अधिकारी। कम या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाए। फिर सेक्शन 8 के अंतर्गत, सॉरी सेक्शन 8 में परिवीक्षा की शर्तें हो गई। फिर सेक्शन 9 के अंतर्गत बंद पत्र का वोलेशन करने पर तो 2 चीजें हैं, या तो उसे दंड से दंडित किया जाएगा या 50 रुपए तक का, और 50 नियत समय में 50 रुपए का जुर्माना नहीं दिया जाता तो मूल दंड से दंडादेश किया जाएगा। फिर उसके बाद में सेक्शन 10 के अंतर्गत प्रतिभुओं की जो शर्तें हैं, जो सीआरपीसी के प्रोविजन लागू हों। ठीक है, जो 120,
121 इनमें दिए हुए हैं ना, 119 से लेकर के 124, वो सारे के सारे प्रोविजन। फिर सेक्शन 11, नहीं कि 11 में सेशन कोर्ट यानी अपील और रिवीजन कोर्ट भी परीक्षा का आदेश दे सकते हैं। परीक्षा दी हुई है तो उसे सेट असाइड करके मूलदंड आदेश दे सकते हैं। सेक्शन 12 में जिस व्यक्ति ने वो किया है वो निर्योग्यता के अधीन नहीं होगा कन्विक्शन की वजह से, जिसे लाभ दे दिया गया है। सेक्शन 13 में परीक्षा अधिकारी कौन होगा, 14 में इसकी ड्यूटी दी हुई है, और 15 में परीक्षा अधिकारी क्या होगा, एक लोक सेवक। ठीक है, एक आज आपको शाम को सीआरपीसी का पेपर है, ठीक है, तो आप अपना आज तो एक काम करना, ऑनलाइन पेपर ही दे लेना, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी और तैयारी का टाइम चाहिए तो पेपर मैं आज शाम को आपको भेज दूंगा, लेकिन 19 तारीख को मॉर्निंग तक आप उस पेपर को बिना देखे जितना आता है ईमानदारी से कंप्लीट करके आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे। 19 क्या 15 तारीख तक, और 16 तारीख को संडे है। एक पेपर हमारा पहले का हो चुका है, दूसरा पेपर आज का है, दोनों पेपर हम 16 तारीख को डिस्कस करेंगे। 17 तारीख को मॉर्निंग में जो हमने सीआरपीसी का जो शेष पोर्शन है बचा हुआ है, जिसके हमने क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं किए, उसके क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे और पीओ एक्ट के क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। और इवनिंग के अंतर्गत शाम को 6:15 बजे से हम चार्ज फ्रेमिंग की क्लास करें। ठीक है ना, बाकी फिर हम संडे को मिलते हैं, और बाकी आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली सर। आपको भी।